हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। बेटा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था बेटा नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के अंदर बेटा हम लोग तीन चीजें कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने नेटवर्क्स की डेफिनेशन कंप्लीट की थी, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क कंप्लीट किया था, और हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास के अंदर बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क्स कंप्लीट किए थे। नेटवर्क के अंदर दो ही टॉपिक बचे बेटा हम लोगों के, वन इज इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क एंड वन इज इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क, जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेटवर्क टॉपिक आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से मैं रिकॉल कर रहा हूं बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, जब भी आप एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम या एक से ज्यादा हार्डवेयर को आपस में इंटरकनेक्ट करोगे कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेटवर्क या नेटवर्किंग। नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? बिकॉज हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को या रिसोर्सेस को क्या करना होता है बेटा, शेयर या एक्सचेंज करना होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क अगर आप बना रहे हो तो जो डिवाइस डेटा सेंड करती है उसको सेंडर बोलते हैं, जो डिवाइस डेटा रिसीव करती है उसको रिसीवर बोलते हैं। फिर बेटा हम लोगों ने सेकंड पढ़ा था कॉन्सेप्ट, याद हो, टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क के अंदर हमने दो तरीके के नेटवर्क पढ़े थे, वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क एंड वन इज कनेक्शन लेस नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें डेटा सेंड करने से पहले सेंडर को रिसीवर के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मींस डेटा सेंड करने से पहले सेंडर को रिसीवर के साथ एक परमानेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वॉइस कॉलिंग, ठीक है। दूसरा पढ़ा था बेटा कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस में नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिफोर डेटा इज ट्रांसमिटेड। मींस डेटा ट्रांसमिशन से पहले कोई प्रायर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। किसको बेटा? सेंडर को रिसीवर के साथ। एग्जांपल बेटा ईमेल हो गया, एसएमएस हो गया, ठीक। इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़े थे बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क। बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क के अंदर हमने सबसे पहला बेनिफिट जो पढ़ा था बेटा, दैट इज यूजर कम्युनिकेशन। नेटवर्क के थ्रू यूजर इंफॉर्मेशन को या डेटा को कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे यूजर के साथ। सेकंड पढ़ा था बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या था बेटा? इंफॉर्मेशन किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे लोकेटेड हो, नेटवर्क के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को उस ज्योग्राफिकल लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड हमने पढ़ा था बेटा रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है बेटा हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो नेटवर्क के थ्रू। एग्जांपल भी दिया था मैंने बेटा, प्रिंटर। एक कंपनी के अंदर 50 एम्प्लॉई हैं तो कंपनी हर एम्प्लॉय के लिए अलग प्रिंटर नहीं खरीदती। कंपनी एक प्रिंटर खरीदती है और उस प्रिंटर को ही नेटवर्क के थ्रू अटैच कर देती है, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉय सिंगल प्रिंटर के थ्रू प्रिंट ले सकते हैं, जिससे कंपनी अपनी क्या बचाती है बेटा? कॉस्ट बचाती है। नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ा था कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग। नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटेशनल पावर को भी शेयर करते हैं, जिससे लोड क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। एग्जांपल बताया था बेटा एटीएम मशीन। एटीएम मशीन सर्वर के साथ कनेक्ट होती है, तो एटीएम मशीन और सर्वर के बीच में जो ये कंप्यूटेशनल पावर है ये शेयर हो जाती है, जिससे लोड बैलेंस हो जाता है। फिर एक हमने लास्ट पढ़ा था बेटा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जो 24/7 नेटवर्क के थ्रू रन करती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा एक सिटी के अंदर मल्टीपल एटीएम मशीन्स हैं। अगर एक एटीएम मशीन फेल हो जाती है तो दूसरे एटीएम से यूजर विड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज एटीएम नेटवर्क के थ्रू सर्वर से कनेक्ट होते हैं। दैट इज रिलायबिलिटी। यहां तक बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखते हैं बेटा दो ही टॉपिक बचे नेटवर्क के अंदर, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेटा, इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क। इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क। इंपैक्ट्स की जगह कई बार बेटा हम इसको वैल्यूज ऑफ अ नेटवर्क्स भी बोल देते हैं। वैल्यूज ऑफ अ नेटवर्क्स। इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क बोलते हैं बेटा, या इसको वैल्यूज ऑफ अ नेटवर्क्स भी बोलते हैं। मींस अगर मैं बात करूं इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क या वैल्यूज ऑफ अ नेटवर्क। इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क आया तो नेटवर्क आने के बाद उसने क्या इंपैक्ट डाला सोसाइटी पे। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब मार्केट में नेटवर्क आया तो नेटवर्क का क्या इंपैक्ट पड़ा एनवायरमेंट पे या सोसाइटी पे। सबसे पहला इंपैक्ट पड़ा बेटा टाइम कंप्रेशन। क्या इंपैक्ट पड़ा बेटा? टाइम कंप्रेशन। बहुत सिंपल है, टाइम कंप्रेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कंप्रेशन? टाइम कंप्रेशन का मतलब है नेटवर्क की हेल्प से एंटरप्राइज या फर्म्स
क्विकली इंफॉर्मेशन को क्या कर सकती हैं, क्विकली इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी लोकेशन पे सेंड कर सकती हैं या किसी दूसरी लोकेशन से इंफॉर्मेशन को क्विकली रिसीव कर सकती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सर, मैं कह रहा हूं सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरी फर्म मुंबई में है, ठीक है, और एक मेरी जो ब्रांच है वो चेन्नई में है। मैं क्या बोल रहा हूं सर, मेरा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है हेड ऑफिस, और ब्रांच ऑफिस जो है वो चेन्नई में है। हेड ऑफिस को चेन्नई जो ब्रांच है उससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन क्विकली कैसे रिसीव करेगा, ये हेड ऑफिस उस इंफॉर्मेशन को ब्रांच से रिसीव करेगा। कैसे बेटा, नेटवर्क के थ्रू। मींस नेटवर्क के थ्रू हेड ऑफिस क्विकली इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा, ब्रांच से रिसीव कर लेगा। या हेड ऑफिस को कुछ इंफॉर्मेशन अगर ब्रांच को भेजनी है तो हेड ऑफिस उस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के थ्रू क्विकली ब्रांच को क्या कर देगा, सेंड कर देगा। दैट इज नोन एज टाइम कंप्रेशन। टाइम कंप्रेशन का मतलब है नेटवर्क आने के बाद ये जो टाइम था ये टाइम बच गया तो हम क्विकली इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे नेटवर्क के थ्रू सेंड कर सकते हैं या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट इंपैक्ट, जिसको बोलते हैं टाइम कंप्रेशन। क्लियर हुआ? सेकंड इंपैक्ट की बात करते हैं सर। सेकंड इंपैक्ट है बेटा ओवरकम ज्योग्राफिकल। बहुत सिंपल है बेटा, ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। सर क्या मतलब हुआ? ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट का मतलब है वही पॉइंट आ गया यहां पे। मैं बोल रहा हूं बेटा एक ब्रांच जो है, लेट अस सपोज आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच दिल्ली में है, दूसरी जो ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक की, लेट अस सपोज वो जो ब्रांच है वो चेन्नई में है, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक का जो हेड ऑफिस है वो हेड ऑफिस ये मान लेते हैं मुंबई में है। हेड ऑफिस कहां है बेटा? मुंबई में है। अब ध्यान से समझो मैं वर्ड को क्या बोल रहा हूं। ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, इसका मतलब है सर किसी भी लोकेशन पे इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन पे स्कैटर्ड हो। कुछ इंफॉर्मेशन दिल्ली वाली ब्रांच के पास होगी, कुछ इंफॉर्मेशन चेन्नई वाली ब्रांच के पास होगी। इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन पे स्कैटर्ड हो, नेटवर्क के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। नेटवर्क के थ्रू ब्रांचेस हेड ऑफिस से कनेक्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस में क्या लगा होगा? सर्वर लगा होगा। ब्रांच से जो भी इंफॉर्मेशन एंटर होगी वो डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू हेड ऑफिस पहुंचेगी। इसका मतलब है किसी भी लोकेशन पे इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड हो, नेटवर्क के थ्रू हम उस लोकेशन से इंफॉर्मेशन को क्या कर लेंगे? एक्सेस कर लेंगे, जिससे सारी की सारी ब्रांचेस एज अ सिंगल यूनिट काम करेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल यूनिट? अब मुझे बताओ ना, हेड ऑफिस को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो नेटवर्क के थ्रू इन दोनों ब्रांचेस से एक्सेस कर लेगा, मैन्युअली एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रांच जो दिल्ली में है इसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हेड ऑफिस से नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर लेगा। तो एज अ सिंगल यूनिट सारे ब्रांचेस काम करेंगी। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे स्कैटर्ड हो, नेटवर्क के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी नेटवर्क ने उन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को खत्म कर दिया, इसलिए वर्ड आ रहा है बेटा ओवरकम। पहला क्या था? टाइम बचा। टाइम कैसे बचा? नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन को क्विकली किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। दूसरा बेटा इंफॉर्मेशन किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हो वहां से हम उस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि जितनी भी ब्रांचेस हैं वो एज अ सिंगल यूनिट काम कर रही हैं। क्लियर है सर? तो दो इंपैक्ट पड़े, पहला टाइम कंप्रेशन, दूसरा ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। तीसरा जो आया बेटा, तीसरा इंपैक्ट था रीस्ट्रक्चर।
रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप, रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप मींस बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया नेटवर्क के थ्रू। रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा चेंज। रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप मींस नेटवर्क जब आया मार्केट पे, जब मार्केट में नेटवर्क आया तो बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। देख लो बेटा, आज की डेट में अमेज़न सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका मतलब है जो कंपनी है, कंपनी और कस्टमर के बीच में, ध्यान से, कंपनी और कस्टमर के बीच में जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन का तरीका ही चेंज कर दिया नेटवर्क ने। पहले बेटा हम लोग मैन्युअली शॉप में जाते थे, वहां पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते थे, उसके बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शॉपकीपर बिल बनाता था मैन्युअली। लेकिन आज की डेट में हम लोग अपने घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल फोन से अमेज़न की एप्लीकेशन ओपन करते हैं या अमेज़न की वेबसाइट ओपन करते हैं, और अमेज़न की वेबसाइट या एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अपने घर पे बैठे हुए अपने फोन के थ्रू प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके पेमेंट करते हैं, और हमारे घर पे वो प्रोडक्ट कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। इसका मतलब बेटा नेटवर्क जब मार्केट में आया तो बिजनेस करने का तरीका क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। दैट इज कंपनी और कस्टमर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, जब नेटवर्क मार्केट में आया तो बहुत सारे इंटरमीडियरीज, वर्ड पे फोकस कर लेना, बहुत सारे इंटरमीडियरी रिमूव हो गए। जब नेटवर्क मार्केट में आया तो बहुत सारे इंटरमीडियरी रिमूव हो गए, जिससे कस्टमर को भी फायदा हुआ, जिससे कस्टमर को भी फायदा हुआ और ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो गई। सर क्या मतलब है, देखो जरा, मैं बोल रहा हूं एक कंपनी है डेल। डेल क्या बनाती है बेटा, लैपटॉप्स बनाती है। एक कंपनी है डेल जो क्या बनाती है बेटा, लैपटॉप बनाती है। आज से पहले हम लोग डेल का लैपटॉप खरीदने जाते थे तो हम वो डेल का लैपटॉप खरीदते थे बेटा डेल के डिस्ट्रीब्यूटर से, डेल के डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते थे लैपटॉप, या डेल के रिटेलर से खरीदते थे, यही तो होता था। डेल एक कंपनी है, दैट इज डेल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लैपटॉप बनाती है। मुझे डेल का लैपटॉप खरीदना है तो मैं डेल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा या डेल के रिटेलर के पास जाऊंगा। अब सपोज करो वो जो लैपटॉप मैं खरीद रहा हूं उसकी कॉस्ट है, जो डेल कंपनी ने लैपटॉप बनाया था उसकी कॉस्ट है 25,000। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर से लैपटॉप खरीदूंगा तो वो लैपटॉप मुझे मिलेगा बेटा कितने का, 30,000 का। क्यों मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर अपनी मार्जिन रखेगा। अब मुझे बताओ कस्टमर को लैपटॉप कितने का पड़ रहा है, 30,000 का। इसका मतलब कस्टमर को एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 5,000 रुपए। जो 5,000 रुपए किसके पास जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के पास। जब से नेटवर्क आया, कान खोले, जब से नेटवर्क आया कस्टमर, ध्यान से सुन लो, जब से नेटवर्क आया कस्टमर डायरेक्टली डेल से ऑनलाइन परचेज कर सकता है। आप डेल की वेबसाइट ओपन करो और डेल का लैपटॉप डेल की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करो। जो लैपटॉप आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर 30,000 का बेचते थे, आप डायरेक्टली डेल से खरीदोगे और वो लैपटॉप आपको कितने का पड़ेगा बेटा, 25,000 का पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर थे नेटवर्क के थ्रू, ये जो बीच के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर थे ये क्या हो गए बेटा, रिमूव हो गए। जिससे किसको फायदा हुआ, कस्टमर को कम पैसे देने पड़े और कंपनी को भी फायदा हुआ। कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। आप मुझे बताओ ना, ज्यादा कस्टमर आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदेंगे, बीच में से इंटरमीडियरीज जो होते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, ये रिमूव हो गए। दैट इज नोन एज रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप। तो नेटवर्क जब मार्केट में आया तो 3 इंपैक्ट पड़े। पहला बेटा टाइम कंप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कंप्रेशन, नेटवर्क के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को क्विकली रिसीव कर सकते हो एज वेल एज सेंड कर सकते हो। दूसरा बेटा ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट,
नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन पे स्कैटर्ड हो, आप उस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हो बहुत इजीली, जिससे ऐसा लगेगा कि इंफॉर्मेशन एज अ सिंगल यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिंगल यूनिट काम कर रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल यूनिट? मल्टीपल ब्रांचेस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मल्टीपल लोकेशन पे हैं, लेकिन सारी ब्रांचेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि सारी ब्रांचेस एज अ सिंगल यूनिट काम कर रही हैं। तीसरा बेटा, रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप। नेटवर्क के थ्रू बिजनेस करने का तरीका ही चेंज हो गया। नेटवर्क के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का और कस्टमर का इंटरेक्शन ही चेंज हो गया, और नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे जो इंटरमीडियरी थे वो रिमूव हो गए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या हो गई? इंप्रूव हो गई, जिससे कस्टमर को बेनिफिट मिला, कस्टमर को प्राइस कम मिले। दैट इज द बेनिफिट। इसका मतलब है जब नेटवर्क आया तो 3 इंपैक्ट पड़े सोसाइटी पे या एनवायरनमेंट पे। पहला टाइम कंप्रेशन, दूसरा ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, तीसरा रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, सर देयर आर मल्टीपल, अब कान खोले, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क ड्यू टू सम इंपैक्ट। मींस नेटवर्क के बहुत सारे बेनिफिट हैं ड्यू टू सम इंपैक्ट। व्हाट आर द डिफरेंट इंपैक्ट्स? मींस इन इंपैक्ट की वजह से आपको वो नेटवर्क के बेनिफिट मिले जो आपने पढ़े। आपने पहला बेनिफिट नेटवर्क का क्या पढ़ा था? यूजर कम्युनिकेशन। दूसरा क्या पढ़ा था बेटा? दूसरा बेनिफिट आपने क्या पढ़ा था? रिसोर्स शेयरिंग। तीसरा कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग। चौथा बेटा रिलायबिलिटी। तो ये जितने भी आपने बेनिफिट्स पढ़े थे, ये बेनिफिट्स आपको क्यों मिले नेटवर्क के? ये बेनिफिट्स मिले बिकॉज नेटवर्क मार्केट में आया तो 3 इंपैक्ट पड़े सोसाइटी पे। उन इंपैक्ट्स की वजह से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिले नेटवर्क के। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, सर देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क ड्यू टू सम इंपैक्ट्स। व्हाट आर द इंपैक्ट्स? तो आपको इंपैक्ट लिखना होगा इस क्वेश्चन में, बेनिफिट्स मत लिखाना। क्लियर है सर? तो जल्दी से अपडेट कर लो। 3 इंपैक्ट, टाइम कंप्रेशन, ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट एंड रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप। आई होप आपको ये क्लियर होगा बेटा। तो जल्दी से अपडेट कर लो बेटा, फिर एक टॉपिक बचेगा सिर्फ, दैट इज इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क। पहले इतना अपडेट कर लो। हेडिंग डाल लो बेटा, इंपैक्ट्स स्लैश वैल्यूज ऑफ अ नेटवर्क। इंपैक्ट्स स्लैश वैल्यूज ऑफ अ नेटवर्क। फर्स्ट लिखिए बेटा टाइम कंप्रेशन। किसी दूसरी लोकेशन से इंफॉर्मेशन को आप नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हो? क्विकली सेंड कर सकते हो। दैट इज किसी दूर लोकेशन पे सेंड कर सकते हो, या किसी दूर लोकेशन से इंफॉर्मेशन को क्विकली रिसीव कर सकते हो। तो एक बात याद रखना बेटा, जो दूर लोकेशन है उस दूर लोकेशन को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं बेटा रिमोट साइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोट साइट? लेट अस सपोज चेन्नई जो ब्रांच है ये दूसरी लोकेशन पे है, तो मुंबई के लिए चेन्नई रिमोट साइट हो गई, और चेन्नई के लिए मुंबई रिमोट साइट हो गई। रिमोट साइट का मतलब है मेरे से जो दूसरी दूर लोकेशन होती है उस दूर लोकेशन को हम लोग बोलते हैं रिमोट साइट। क्लियर है? तो ये वर्ड इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये वर्ड आएगा। तो पहले लिखो टाइम कंप्रेशन, डैश डाल के लिखो नेटवर्क enables a firm to transmit information quickly. Network enables a firm to transmit information quickly between remote site. आगे देख लो, नेटवर्क enables a firm to transmit information quickly between remote site. मीन्स मुंबई के लिए रिमोट साइट कौन सी है? चेन्नई के लिए रिमोट साइट कौन सी है? मुंबई। तो नेटवर्क के थ्रू आप किसी भी रिमोट साइट पे इंफॉर्मेशन को क्विकली क्या कर सकते हो? ट्रांसमिट कर सकते हो। तो दैट इज टाइम कंप्रेशन। ठीक है? अब मुझे तो नेटवर्क ना होता तो मैन्युअली भेजते ना इंफॉर्मेशन को, जिसमें टाइम ज्यादा लगता। तो नेटवर्क
जब आया तो नेटवर्क ने उस टाइम को कंप्रेस कर दिया, मींस टाइम को खत्म कर दिया, जिससे रिमोट साइट के बीच में इंफॉर्मेशन क्विकली क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो ये लिखा है नेटवर्क एनेबल्स अ फर्म टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन क्विकली बिटवीन रिमोट साइट, साइट नहीं साइट्स। नेटवर्क enables a firm to transmit information quickly between remote sites. अंडरलाइन कर लो बेटा, इंफॉर्मेशन क्विकली कीवर्ड है, इंफॉर्मेशन क्विकली, अंडरलाइन द वर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली। सेकंड लिखिए बेटा, सेकंड ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, कई बार इसको हम लोग ओवरकम ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन भी बोल देते हैं। मींस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को खत्म कर दिया। तो लिख लो ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, ब्रैकेट में डिस्पर्शन लिख लेना, ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, ब्रैकेट में लिख लो डिस्पर्शन, डैश जाएगा लिखो। नेटवर्क एनेबल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया आपको एग्जांपल भी आईसीआईसीआई बैंक की कितनी सारी रिमोट साइट है, देख लो। आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच कहां है, दिल्ली, दूसरी ब्रांच कहां है, चेन्नई, हेड ऑफिस कहां है, मुंबई। तो मल्टीपल साइट्स पे आईसीआईसीआई की ब्रांचेस हैं या नहीं है। लेकिन जब नेटवर्क के थ्रू सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा तो ऐसा लगेगा ना, तो आईसीआईसीआई एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि सब कुछ आपस में नेटवर्क के थ्रू क्या है बेटा, कनेक्टेड है। तो यही पॉइंट लिखना है इसके अंदर। नेटवर्क एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन with geographically remote sites to function as single unit. Network enables organization with geographically remote sites. Network enables organization with geographically remote sites to function as single unit. अब मुझे बताओ आईसीआईसीआई बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं। आईसीआईसीआई बैंक की लेट अस सपोज 1000 ब्रांचेस हैं, लेकिन 1000 ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू, तो ऐसा लगेगा ना सिंगल यूनिट। क्यों, किसी भी ब्रांच में चले जाओ, आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करवाओगे, इंफॉर्मेशन उसी ब्रांच में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। लेट अस सपोज आपने अपना अकाउंट ओपन कराया दिल्ली ब्रांच में और आप चेन्नई हो, आप चेन्नई बैठ के दिल्ली ब्रांच से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा लग रहा है ना कि सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तो यही बात बोल रहा है, नेटवर्क एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन विद ज्योग्राफिकली रिमोट साइट्स टू फंक्शन एज सिंगल यूनिट। नेटवर्क एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन विद ज्योग्राफिकली रिमोट साइट्स टू फंक्शन एज सिंगल यूनिट। Network enables organization with geographically remote sites to function as single unit. Underline the word बेटा single unit. Important keyword है ये single unit. क्लियर है बेटा। पहला पढ़ा टाइम कंप्रेशन, दूसरा पढ़ा ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, तीसरा बेटा लिखिए रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप। रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप मींस फर्म का कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वो नेटवर्क के थ्रू चेंज हो गया। मींस कहीं ना कहीं आज की डेट में हम लोग अपने घर बैठे हुए नेटवर्क के थ्रू फर्म पे ऑर्डर प्लेस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और दूसरा बेटा जब फर्म पे ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या रिमूव हो गया बीच में से, मीडिएटर्स, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंप्रूव हो गई, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कस्टमर को भी बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है।
ठीक है, दैट इज रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस करने का तरीका ही चेंज हो गया नेटवर्क के थ्रू। तो डैश डाल के लिखो, नेटवर्क मेक इट पॉसिबल, network make it possible to restructure the interaction of a firm with customer. Network make it possible to restructure the interaction of a firm with customer. Network make it possible to restructure the interaction of a firm with customer. मीन्स नेटवर्क के थ्रू कहीं ना कहीं फर्म और कस्टमर के बीच का इंटरेक्शन चेंज हो गया। आज की डेट में कस्टमर को अपने घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचो, इस कोविड की सिचुएशन के अंदर अगर मैं बात करूं, हम लोग घर बैठे हुए ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं। हमारा ऑर्डर डायरेक्टली किस पे जा रहा है बेटा? फर्म पे जा रहा है, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यही बोल रहा है, नेटवर्क मेक इट पॉसिबल टू रीस्ट्रक्चर द इंटरेक्शन ऑफ अ फर्म विद इट्स कस्टमर, फुल स्टॉप। जिससे एक फायदा क्या हुआ? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फुल स्टॉप के बाद लिखो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मे बी रेज्ड by eliminating intermediary. Operational efficiency may be raised by eliminating intermediary. आगे लाइन समझ, क्या फायदा हुआ इससे? ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। तो ये लिखा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मे बी रेज्ड बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरी। मीन्स नेटवर्क के थ्रू बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ। मीन्स नेटवर्क के थ्रू फर्म और कस्टमर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो चेंज हो गया। और एक काम और हुआ, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स जो थे वो भी हट गए, जिससे कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेज्ड हो गई। तो यही लाइन लिखी आपने। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है इसमें? नेटवर्क मेक इट पॉसिबल टू रीस्ट्रक्चर द इंटरेक्शन ऑफ अ फर्म विद इट्स कस्टमर, full stop. Operational efficiency may be raised by eliminating intermediary. Underline the word beta, operational efficiency, intermediary, interaction. Underline कर लो ये, operational efficiency, intermediary, interaction. क्लियर है सर? वापस बोल रहा हूं सर, व्हाट आर द डिफरेंट इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क? पहला इंपैक्ट टाइम कंप्रेशन, दूसरा इंपैक्ट बेटा ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट या ओवरकम ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, तीसरा बेटा रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप। अब वापस आ रहे जल्दी से, व्हाट आर द डिफरेंट इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क? टाइम कंप्रेशन, दूसरा ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट या ओवरकम ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, तीसरा बेटा रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप। टाइम कंप्रेशन के अंदर आपने क्या लिखा कि नेटवर्क के थ्रू क्विकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हो बिटवीन रिमोट साइट्स। दूसरा बेटा ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट का मतलब नेटवर्क के थ्रू रिमोट साइट्स एज अ सिंगल यूनिट काम कर रही हैं। तीसरा बेटा रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब नेटवर्क मेक इट पॉसिबल टू रीस्ट्रक्चर द इंटरेक्शन ऑफ अ फर्म विद इट्स कस्टमर, फुल स्टॉप। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बी रेज्ड बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरी। मींस नेटवर्क के थ्रू कस्टमर और फर्म के बीच में इंटरेक्शन चेंज हो गया। और एक और फायदा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, बिकॉज नेटवर्क आने के बाद कस्टमर डायरेक्टली कंपनी पे ऑर्डर प्लेस करेगा, जिससे बीच में जो इंटरमीडियरीज थे वो क्या हो गए बेटा? रिमूव हो गए, दैट इज एलिमिनेट हो गए। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट योर इंपैक्ट्स या वैल्यूज ऑफ अ नेटवर्क। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डाल लो बेटा, हेडिंग डाल लो, इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क? जब नेटवर्क मार्केट में आया, ध्यान से सुन लो, जब नेटवर्क मार्केट में आया
तो 4 इश्यूज अराइज हो गए। मींस जैसी कंपनीज ने नेटवर्क को मार्केट में लॉन्च किया तो कंपनीज को 4 इश्यूज फेस करने पड़ गए। हालांकि वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए, लेकिन जब मार्केट में नेटवर्क लॉन्च किया कंपनीज ने तो कंपनीज को 4 इश्यूज फेस करने पड़े और उसके बाद उन इश्यूज को कंपनीज ने रिजॉल्व कर दिया। हमें क्या पढ़ना है? हमें इश्यूज पढ़ने हैं कि कौन कौन से इश्यूज थे जो कंपनीज को फेस करने पड़े। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि वो इश्यूज कैसे रिजॉल्व हुए, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि कौन कौन से इश्यूज थे जो कंपनीज को फेस करने पड़े जब नेटवर्क मार्केट में लॉन्च हुआ। क्लियर है सर? पहला इश्यू ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। पहला इश्यू है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस? रेजिलियंस का मतलब होता है रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क। रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर from any kind of loss such as data loss। सर ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। What is the meaning of resilience? Resilience is the ability of a network to recover from any kind of loss या from any kind of fault such as data loss एक्सेट्रा। मीन्स ध्यान से समझना है और फिर कैसे ये रेजिलियंस इशू रिजॉल्व हुआ वो भी समझाऊंगा। मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने बोला बेटा कंपनी का सारा जो डेटा होता है, कंपनी उस सारे डेटा को कहां स्टोर करती है? कंपनी उस सारे डेटा को स्टोर करती है बेटा सर्वर पे। यही समझाया था। सर्वर जब पढ़ाया था मैंने आपको बोला था वो कंप्यूटर जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा स्टोर होता है उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं बेटा? सर्वर। अब मैं कह रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अपना सारा डेटा स्टोर कर रखा सर्वर पे। मींस मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सारा डेटा सर्वर पे स्टोर है। या दूसरा एग्जांपल ले लो, मैं कह रहा हूं बेटा फेसबुक कंपनी या गूगल कंपनी का सारा डेटा उनके सर्वर पे स्टोर है। अब मैं कह रहा हूं बेटा सर्वर पे कोई फॉल्ट आ गया, सर्वर पे कोई फॉल्ट आ गया या सर्वर क्रैश हो गया, क्रैश। तो बेटा जब सर्वर पे कोई फॉल्ट आएगा या सर्वर क्रैश हो जाएगा तो बेटा जितना भी डेटा था वो तो लॉस हो जाएगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक कंपनी का सारा डेटा सर्वर पे स्टोर है। अगर सर्वर पे कोई फॉल्ट आ गया या सर्वर क्रैश हो गया तो बेटा कंपनी का जो भी डेटा था वो तो लॉस हो जाएगा। इसको बोलते रेजिलियंस। ये इशू था। इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया? कान खुले। इस इशू को रिजॉल्व किया, एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को बोलते हैं बेटा बैकअप। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। बैकअप का मतलब होता है बेटा डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा एट सम अदर लोकेशन। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा एट सम अदर लोकेशन मीन्स रेजिलियंस का मतलब समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस? Resilience is the ability of a network to recover from any kind of fault such as data loss। मीन्स जब नेटवर्क मार्केट में आया तो एक सबसे बड़ा इशू क्या फेस करना पड़ा कंपनीज को कि सारा डेटा सर्वर पे स्टोर होगा। अगर सर्वर पे कोई फॉल्ट आ जाता है या सर्वर क्रैश हो जाता है तो कंपनी का सारा डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जब कंपनी का डेटा लॉस्ट हो जाएगा तो कंपनी काम कैसे कर पाएगी?
तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक टेक्निक आई एंड दैट टेक्निक इज बैकअप। बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा एट सम अदर लोकेशन। अब देखो क्या मतलब, लेट अस सपोज ये जो सर्वर था मेरी कंपनी का, इस सर्वर की लोकेशन थी दिल्ली, मींस मेरी कंपनी दिल्ली में थी, तो मेरी कंपनी का सर्वर भी कहां लगा रखा था मैंने, दिल्ली। इस सर्वर पे जितना डेटा स्टोर था उस डेटा की मैंने एक कॉपी, उस डेटा की एक कॉपी करी और कॉपी किसी दूसरी लोकेशन पे, किसी दूसरे कंप्यूटर पे स्टोर करके रख दी। इसका मतलब सर्वर दिल्ली वाली लोकेशन पे था, सर्वर पे जितना डेटा था उसकी एक कॉपी मैंने स्टोर कर दी किसी दूसरी लोकेशन, दूसरी लोकेशन मतलब मुंबई, मुंबई में एक कंप्यूटर लगाया और मुंबई वाली लोकेशन पे ले जाके उस डेटा की जो कॉपी बनाई थी उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं बेटा सर्वर, ये जो दिल्ली वाली लोकेशन पे सर्वर था, अगर इस सर्वर पे कोई प्रॉब्लम भी होती है तब भी मेरा डेटा लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेटा की क्या बना रखी है, एक डुप्लीकेट कॉपी बना रखी है और उसको कहां स्टोर कर रखा है, मुंबई वाली लोकेशन पे। मैं उस मुंबई वाली लोकेशन से डेटा को क्या कर लूंगा बेटा, रिकवर कर लूंगा। वर्ड समझ आया, बैकअप एंड रिकवरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकअप? बैकअप का मतलब होता है सर मैंने जितना भी डेटा मेरे पास स्टोर था, ठीक है, उस डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई और किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर कर ली। अगर मेरे मेन सर्वर पे कोई फॉल्ट होता है तो कोई बात नहीं, दूसरी लोकेशन पे जो मैंने डेटा स्टोर किया है वहां से डेटा को क्या कर लूंगा, रिकवर करूंगा। तो हर कंपनी ने इस इशू को रिजॉल्व किया। एग्जाम्पल एक और लेके दिखा रहा हूं, मुझे बताओ फेसबुक कंपनी का सर्वर कहां पे है? फेसबुक कंपनी का जो सर्वर है वो सर्वर लगा रखा है फेसबुक ने बेटा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो सर्वर है, इस सर्वर पे जितना डेटा है फेसबुक ने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर कर रखी है। लेट अस सपोज दूसरी लोकेशन है, लेट अस सपोज बेटा न्यूयॉर्क, एग्जांपल ले रहा हूं। इसका मतलब जो कैलिफोर्निया में सर्वर लगा रखा था उस पे जितना भी डेटा था उस डेटा की कॉपी उन्होंने न्यूयॉर्क वाले लोकेशन पे भी क्या कर रखी है, स्टोर करके रखी हुई है। इन केस अगर कैलिफोर्निया वाले सर्वर पे कोई फॉल्ट आता है तो बेटा वो न्यूयॉर्क वाली लोकेशन से डेटा को क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो ये न्यूयॉर्क वाली लोकेशन को हम लोग बोलते हैं बैकअप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकअप? बैकअप का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा एट सम अदर लोकेशन। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा एट सम अदर लोकेशन। एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक पेन ड्राइव में कुछ डेटा था, आपने उस पेन ड्राइव के डेटा की कॉपी बना के एक और दूसरी पेन ड्राइव में स्टोर कर ली। अगर आपकी पहली वाली पेन ड्राइव खराब हो जाती है तो कोई बात नहीं, दूसरी पेन ड्राइव से आप डेटा को क्या कर लोगे, रिकवर कर लोगे। दैट इज व्हाट रेजिलियंस इशू को कैसे रिजॉल्व किया, बैकअप टेक्निक के थ्रू। आपको बैकअप टेक्निक इसलिए समझाई है क्योंकि रेजिलियंस इशू को कैसे रिजॉल्व किया आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, रेजिलियंस इशू लिखना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस? रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फॉल्ट सच एज डेटा लॉस। मींस जैसे ही नेटवर्क मार्केट में आया कंपनी को एक इशू फेस करना पड़ा, रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब अगर कंपनी का सर्वर क्रैश हो जाता है तो कंपनी का तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा जिससे कंपनी की वर्किंग रुक जाएगी। अब इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया? कंपनी ने इस इशू को रिजॉल्व किया यूजिंग अ टेक्निक नोन एज बैकअप। तो एक बात याद रखना बेटा, हर कंपनी जिसका सर्वर है वो सर्वर पे भी डेटा को स्टोर करता है और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी किसी दूसरी लोकेशन पे भी स्टोर करके रखता है और उस दूसरी लोकेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा बैकअप।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फेसबुक का। क्लियर है सर आपको? दैट इज द फर्स्ट इशू जिसको बोलते हैं रेजिलियंस। एक एक करके समझते रहो, अपडेट करते रहो। हेडिंग डाल लो, इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क। इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क। फर्स्ट लिखो बेटा इश्यूज में रेजिलियंस। रेजिलियंस डैश डाल के लिखो। इट रेफर्स, रेजिलियंस में डैश डाल के लिखो, इट रेफर्स द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क। इट refers the ability of a network to recover from any kind of error. It refers the ability of a network to recover from any kind of error like loss of data etc. It refers the ability of a network to recover from any kind of error like loss of data etc. It refers the ability of a network to recover from any kind of error like loss of data etc. Line समझ आई? What is the meaning of resilience? Resilience is the ability of a network to recover from any kind of error such as loss of data. Means अगर डेटा लॉस हो गया तो कैसे काम होगा, ये सबसे बड़ा इशू था जिसको बोलते हैं बेटा रेजिलियंस। इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया किसी ने? यूजिंग अ टेक्निक नोन एज बैकअप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकअप? बैकअप मींस डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा एट सम अदर लोकेशन। मुझे बताओ बेटा फेसबुक का मेन सर्वर कहां है? डायग्राम देखो, कैलिफोर्निया वाली लोकेशन पे ही बैकअप क्यों नहीं रखा? इन केस बेटा अगर कैलिफोर्निया वाली लोकेशन पे बैकअप रखता तो अगर आग लग जाती तो सर्वर भी डिस्ट्रॉय हो जाता, बैकअप भी डिस्ट्रॉय हो जाता। इसलिए हमेशा बैकअप की लोकेशन मेन सर्वर से डिफरेंट होती है। क्लियर है सर? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये जो इश्यूज हैं ये कैसे रिजॉल्व हुए। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आपको इश्यूज समझ नहीं आएंगे। एग्जाम में नहीं लिखना बैकअप वर्ड, लेकिन मैंने आपको समझाया आगे यूज में आएगा। कहीं अलग से लिखनी है डेफिनेशन लिख सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकअप? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा एट सम अदर लोकेशन। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है सर, गूगल का सर्वर लगा हुआ है, लेट अस सपोज यूएस में भी हम मान लेते हैं लॉस एंजल, ठीक है। क्या गूगल के सर्वर पे जितना भी डेटा है गूगल ने उसका बैकअप ले रखा है? यस। और कहां रखा होगा? लॉस एंजल? नहीं सर, गूगल ने बैकअप जो ले रखा होगा सर्वर के डेटा का उसकी लोकेशन डिफरेंट होगी। क्यों? इनकेस लॉस एंजल में आग लग जाती है जिसकी वजह से गूगल का सर्वर क्रैश होता है तो वो दूसरी लोकेशन से डेटा को क्या करेगा बेटा? रिकवर करेगा। तो बैंक में भी जितने भी सर्वर्स होते हैं सर्वर की बैकअप रखते हैं बैंक्स। अगर मेन सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बैकअप से डेटा को क्या कर पाएंगे? वो रिकवर। क्लियर है सर? दैट इज द फर्स्ट इशू जिसको बोलते हैं रेजिलियंस। सेकेंड इशू देखते हैं। सेकेंड इशू बैंडविड्थ। नाम सुने बैंडविड्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ? बहुत सिंपल है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है बेटा? बैंडविड्थ को बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर स्पीड, लेकिन एक बात याद रखना सर, बैंडविड्थ इज नॉट अ स्पीड। बैंडविड्थ इज नॉट अ स्पीड। हां, कहीं ना कहीं इनवर्सली इनवर्सली कह रहा हूं, कहीं ना कहीं बैंडविड्थ का मतलब निकल के स्पीड आता है, लेकिन बैंडविड्थ इज नॉट स्पीड। क्या मतलब होता है सर? मुझे बताओ, लेट अस सपोज ये एक हाईवे है, नॉर्मली बात करता हूं हाईवे, ये एक हाईवे है, ये हाईवे है, ठीक है। अगर कोई आगरा गया हो ताजमहल देखने,
तो बेटा ताज एक्सप्रेस वे वो हाईवे बना हुआ ना, हाईवे, ये एक हाईवे है। मुझे बताओ हाईवे जो बना हुआ है इस पे जो स्पीड होगी कार की चलने की वो फास्ट होगी या स्लो? सर हाईवे तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, 10 लेन का हाईवे है तो स्पीड तो फास्ट होगी। ये जब हाईवे कंप्लीट हो जाता है तो हाईवे से ये रोड्स निकलती हैं जो अंदर सिटीज को जाती हैं या नहीं जाती? ठीक है, ये जो रोड्स हैं इन रोड की स्पीड ज्यादा होगी, दैट इज इन रोड्स पे अगर कार चलाओगे तो स्पीड फास्ट होगी, या हाईवे पे चलाओगे तो स्पीड फास्ट होगी? सर हाईवे पे चलेगी तो स्पीड फास्ट होगी। इस हाईवे को मान लो बेटा, इस हाईवे को बोलते हैं बैंडविड्थ। नेटवर्क की टर्म्स में ये जो हाईवे होता है इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, और ये जो रोड है ना इनको बोलते हैं बेटा चैनल। क्या बोलते हैं सर? चैनल। आप समझो टेक्निकली, ये तो लेमन समझाया मैंने आपको। एयरटेल कंपनी बोलती है सर, एयरटेल कंपनी की जो स्पीड है वो 100 GB की है बेटा, 100 GB। एयरटेल कंपनी की जो स्पीड है वो 100 GB है बेटा। 100 GB एयरटेल कंपनी की स्पीड नहीं है। एयरटेल कंपनी की जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के लिए जो उन्होंने वायर बिछाई है फाइबर ऑप्टिक, ये जो है ना इस वायर के अंदर जो स्पीड ट्रांसमिट होगी वो 100 GB होगी। आपको ये वायर जो बिछाई है उस वायर के आगे से ये तार देते हैं कस्टमर को। मींस एयरटेल कंपनी की बैंडविड्थ 100 GB है। अब आपको इस बैंडविड्थ में से कौन सा प्लान चाहिए? मैंने क्या कर रखा है, मैंने 100 GB जो बैंडविड्थ है उसमें से प्लान ले रखा है 100 MB वाला। अब मुझे बताओ बेटा, ये 100 MB का जो मैंने प्लान ले रखा है इस प्लान को हम लोग बोलते हैं बेटा स्पीड। एक कस्टमर ने ले रखा है 40 MB का, तो कस्टमर के पास बैंडविड्थ नहीं आता, कस्टमर के पास आता है चैनल, जिसको हम लोग लेमन टर्म्स में क्या बोलते हैं बेटा? प्लान। मैंने जो प्लान ले रखा है वो 100 MB, किसी दूसरा ने ले रखा है 40 MB। मुझे बताओ बेटा किसकी स्पीड फास्ट होगी? मेरे प्लान 100 MB, दूसरे का प्लान 40 MB, तो मेरे प्लान की स्पीड फास्ट होगी ना। आप समझो जरा टेक्निकली, व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेटा सेंड अक्रॉस द नेटवर्क। मींस नेटवर्क के थ्रू एक टाइम पे कितना डेटा सेंड कर पाओगे। अब मुझे तो एयरटेल ने बोला 100 GB, क्या सबको 100 GB देगा? नहीं, 100 GB की तो उसने अपनी तार बिछाई जिसको बैंडविड्थ बोलते हैं। उस बैंडविड्थ में से कस्टमर को उसने क्या दिए बेटा? प्लान दिए। ठीक है, जिसका प्लान 100 MB का उसकी स्पीड फास्ट, जिसका प्लान 40 MB का उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो, जिसका प्लान 20 MB का उसकी स्पीड थोड़ी सी और स्लो। तो कंपनी को, अब ध्यान से सुनो क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ? अमाउंट ऑफ डेटा सेंड अक्रॉस द नेटवर्क इन अ गिवन टाइम। एक टाइम पे कितना डेटा मैं सेंड कर पाऊंगा? 100 MB का, क्योंकि मेरी स्पीड कितनी है? 100 MB मैक्सिमम। 100 MB से ज्यादा का डेटा एक टाइम पे मैं सेंड ही नहीं कर पाऊंगा। अब पॉइंट समझो सर, क्या इशू था? कंपनी ने जब नेटवर्क लॉन्च किया तो 100 GB की उन्होंने बैंडविड्थ मींस अपनी तारें बिछाई। अब प्रॉब्लम क्या आई? कस्टमर को 100 GB दे ही नहीं सकते थे। मींस हर कस्टमर को अगर 100 GB मिल गया तो पहले कस्टमर के पास ही 100 GB पहुंच गया तो कंपनी तो खत्म, क्योंकि टोटली कितना है उनका? 100 GB की बैंडविड्थ। तो उन्होंने इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया कि किस कस्टमर को हम स्पीड फास्ट दें, किसको स्पीड स्लो दें। तो उन्होंने मल्टीपल क्या निकाल दिए बेटा? प्लान निकाल दिए। प्लान के क्या कर दिए उन्होंने? चार्जेस। जिस कस्टमर को जितनी स्पीड चाहिए वो उतना क्या ले ले बेटा? प्लान ले ले। उतने प्लान के अकॉर्डिंग उसको बैंडविड्थ में से क्या मिल जाएगा? चैनल मिल जाएगा। और
जितने स्पीड का चैनल होगा उतने स्पीड का डेटा वो एक टाइम पे नेटवर्क के थ्रू क्या कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द नोन दैट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है सर अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड अक्रॉस अ नेटवर्क इन अ गिवन टाइम। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी, कान खुले, जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा स्पीड फास्ट होगी। अगर एयरटेल की बैंडविड्थ 100 जीबी है और अगर मैं बोल रहा हूं सर रिलायंस की बैंडविड्थ 500 जीबी है, तो किसकी बैंडविड्थ ज्यादा, मींस किसका हाईवे चौड़ा, रिलायंस का हाईवे चौड़ा, स्पीड फास्ट। तो एक बात याद रखना, कहीं ना कहीं बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होती है उतनी स्पीड फास्ट हो जाती है। कस्टमर को कभी बैंडविड्थ नहीं मिलता। कंपनी को क्या इश्यू आ रहा था, कंपनी ने 100 जीबी की बैंडविड्थ जब बना दी, अपनी तारें बिछा दी, अब कस्टमर को कैसे दें स्पीड, तो कस्टमर को इस बैंडविड्थ में से क्या प्रोवाइड किए बेटा, चैनल्स, जिनको हम लोग लेमन टर्म्स में क्या बोलते हैं, प्लान। जितने का प्लान कस्टमर खरीदेगा उस बैंडविड्थ में से उतनी स्पीड कस्टमर को मिलेगी, और जितने ज्यादा स्पीड चाहिए उतना ज्यादा चार्जेस पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने सुना 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G, अब तो 5G चल रहा है। मुझे बताओ किसकी स्पीड फास्ट, 5G, क्योंकि 5G की बैंडविड्थ ज्यादा होगी कंपेयर टू 4G। इसका मतलब, और 5G के चार्जेस भी तो ज्यादा हैं। अब तो खैर इंटरनेट की ऑलमोस्ट कॉस्ट नेग्लिजिबल हो गई, पहले ऐसा नहीं होता था। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ बेटा, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड अक्रॉस अ नेटवर्क इन अ गिवन टाइम, दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। अब सबको 100 जीबी की बैंडविड्थ नहीं दे सकती कंपनी, तो कंपनी ने बैंडविड्थ से क्या निकाले, चैनल निकाले, और चैनल निकालने के बाद ये चैनल एज अ प्लान कस्टमर को प्रोवाइड कराए। क्लियर है? दैट इज द सेकंड इश्यू, दैट इज बैंडविड्थ। क्लियर? अपडेट कर लो फटाफट, लिखो सेकंड इश्यू बैंडविड्थ, डैश जाके लिखो, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा, it refers to the amount of data which can be sent across a network in a given time. It refers to the amount of data which can be sent across a network in a given time. It refers to the amount of data which can be sent across a network in a given time. Underline the word amount of data sent. Amount of data which can be sent across a network in a given time. अब फुल स्टॉप, एक लाइन इंपॉर्टेंट, लेसर द बैंडविड्थ स्लोअर द स्पीड, लेसर द बैंडविड्थ स्लोअर द स्पीड। क्लियर है सर? तो पहला आपने पढ़ा बेटा रेजिलियंस, दूसरा पढ़ा बेटा आपने बैंडविड्थ, तीसरा देखते हैं कंटेंशन। कंटेंशन, थर्ड इशू इज कंटेंशन। 4 इशू है टोटल। पहला बेटा आपने पढ़ा कौन सा, पहला आपने पढ़ा बेटा रेजिलियंस, दूसरा आपने पढ़ा बेटा बैंडविड्थ, तीसरा कंटेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंशन? कंटेंशन का मतलब होता है, कंटेंशन रेफर्स टू द सिचुएशन, कंटेंशन रेफर्स टू द सिचुएशन दैट अराइज व्हेन मल्टीपल computers, when multiple computers access a common resource। एक और इशू था बेटा कंटेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंशन?
contention refers to the situation that arises when multiple computers access a common resource in same time। क्या मतलब देखो जरा, मैं कह रहा हूं ये बेटा एक क्लाइंट है ए, ये एक और है क्लाइंट बी, ये एक और क्लाइंट है सी, ये मान लो ये आप हो, ये मैं हूं और ये थर्ड पर्सन कोई और है। तीनों ने इंटरनेट कनेक्ट किया और सेम टाइम पे तीनों ने google.com रिक्वेस्ट भेजी। ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम पे google.com साइट मल्टीपल लोग ओपन कर सकते हैं। तीनों ने जब सेम टाइम पे google.com की रिक्वेस्ट भेजी तो तीनों की रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर पे गई। रिक्वेस्ट तो सर्वर पे जाती है। अब मुझे बताओ सर्वर रिस्पॉन्स सबसे पहले किसको दे? ये सबसे बड़ी एक इशू था। गूगल का जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स सबसे पहले किसको दे, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता था ना कि ए की रिक्वेस्ट, लेट अस सपोज बेटा ए की रिक्वेस्ट, बी की रिक्वेस्ट, सी की रिक्वेस्ट, तीनों की रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर पे गई। अब गूगल सबसे पहले रिस्पॉन्स किसको दे, इसको बोलते हैं बेटा कहीं ना कहीं कंटेंशन। जब एक टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट एक कॉमन रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डालता है तो सर्वर रिस्पॉन्स सबसे पहले किसको दे, इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा कंटेंशन। अब इसके लिए क्या होता है समझा रहा हूं। इसके लिए बेटा सर्वर जो होता है, सर्वर नोट करता है कि किसकी रिक्वेस्ट पहले आई। मींस सेकंड के भी माइक्रो सेकंड, जैसे ए बी सी, इसने 10 बजे रिक्वेस्ट भेजी, इसने भी 10 बजे रिक्वेस्ट भेजी, इसने भी 10 बजे, इसकी रिक्वेस्ट पहुंची 10:01 1 माइक्रो सेकंड, इसकी पहुंची 10:01 0.5 माइक्रो सेकंड, इसकी पहुंची 10:01 0.2 माइक्रो सेकंड। तो जिसकी रिक्वेस्ट पहले पहुंची होगी, माइक्रो सेकंड के भी माइक्रो सेकंड को नोट करता है सर्वर। सर्वर जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी, सर्वर रिस्पॉन्स उसको सबसे पहले देगा। तो इस कंटेंशन वाली सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व किया? सर्वर हर क्लाइंट के रिक्वेस्ट के टाइम को नोट करता है और माइक्रो से माइक्रो सेकंड में भी नोटिंग करता है, और जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है, याद रखना रिस्पॉन्स उसको ही सबसे पहले मिलेगा। क्लियर है? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन हां एक बात याद रखना बेटा, माइक्रो से माइक्रो सेकंड में भी सर्वर टाइम को नोट करता है। हमें नहीं पता चलेगा, क्लाइंट को नहीं पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा अगर मैं बात करूं कंटेंशन इशू था तो इसको रिजॉल्व कैसे किया? इसको रिजॉल्व किया, सर्वर सब क्लाइंट की रिक्वेस्ट के टाइम को नोट करता है और जिसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले आई होगी उसको रिस्पॉन्स सबसे पहले मिलेगा। क्लाइंट को पता नहीं चलता, हालांकि सबको ऐसा लगता है कि सर्वर उसी को रिस्पॉन्स दे रहा है, ऐसा नहीं होता। क्लियर है सर? अपडेट कर लो कंटेंशन, डैश जाके लिखो, इट रेफर्स टू द सिचुएशन दैट अराइजेस, it refers to the situation that arises when there is a conflict। conflict कैसे भाई? ए बी सी तीनों की रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर किसको रिस्पॉन्स पहले दे? कायदे में सी को पहले देगा टाइम के अकॉर्डिंग, उसके बाद बी को देगा, उसके बाद ए को देगा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इन क्लाइंट में। अगर सर्वर टाइम को नोट ना करता तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था ना, सर्वर को पता ही नहीं चलता रिस्पॉन्स पहले किसको देना है। ऐसा होता कि जिसकी रिक्वेस्ट पहले गई थी सर्वर रिस्पॉन्स उसको सबसे लास्ट में देता। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सर्वर सब क्लाइंट की रिक्वेस्ट के टाइम को क्या करता है? नोट करता है। तो कंटेंशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन दैट अराइजेस व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, when there is a conflict
when there is a conflict for some common resource in a network. It refers to the situation that arises when there is a conflict for some common resource in a network. Clear है sir? This is what contention. Underline कर लो बेटा, conflict, common resource. Last बचा एक issue, that is routing. हेडिंग है रूटिंग. पहला इशू क्या पढ़ा? रेजिलियंस. दूसरा पढ़ा बेटा बैंडविड्थ. तीसरा पढ़ा बेटा आपने कंटेंशन. लास्ट वन इज रूटिंग. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूटिंग? सुन लीजिए. रूटिंग का मतलब इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. मीन्स नेटवर्क के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक डेटा कैसे जाए, इसको बोलते हैं रूटिंग. मीन्स नेटवर्क आ गया, अब सेंडर से रिसीवर तक, यहां सोर्स मतलब सेंडर, रिसीवर मतलब डेस्टिनेशन. ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक कैसे डेटा जाए, यह सबसे बड़ा एक इशू था. अब एक बात याद रखना सर, लेट अस सपोज मैं सेंडर हूं, मैं एक फाइल सेंड कर रहा हूं 10 MB की. ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक फाइल सेंड कर रहा हूं 10 MB की और एक रिसीवर है. एक बात याद रखना सर, नेटवर्क के थ्रू ये जो 10 MB की फाइल है, ये पूरी फाइल एक साथ नहीं जाती. याद रखना सर, नेटवर्क पे जब भी आप कोई चीज सेंड करोगे, कोई भी फाइल, वो फाइल ब्रेक हो जाएगी स्मॉल पार्ट्स में, और उन स्मॉल पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं पैकेट्स, और वो फाइल जाएगी पैकेट्स के थ्रू. मीन्स ये 10 MB की फाइल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. 1 2 3 4 5. जरूरी नहीं है 5 पार्ट, एग्जाम्पल लिया है, 4 भी बन सकते हैं. पहला पार्ट 2 MB का, दूसरा पार्ट 2 MB का, तीसरा पार्ट 2 MB का, चौथा पार्ट 2 MB का, पांचवा पार्ट 2 MB का. मीन्स जब भी आप सेंडर, जब भी कोई फाइल रिसीवर को भेजेगा, वो पूरी की पूरी फाइल नेटवर्क के थ्रू कैसे जाएगी बेटा? पैकेट्स की फॉर्म में जाएगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेट्स? पैकेट्स का मतलब होता है पीस ऑफ अ फाइल दैट इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क. मीन्स एक फाइल का स्मॉलेस्ट पीस जो नेटवर्क के थ्रू जाएगा. याद रखना सर, ये 10 MB की फाइल अगर 5 पैकेट में ब्रेक हुआ, तो पहला पैकेट पहुंचेगा, फिर दूसरा पैकेट पहुंचेगा रिसीवर के पास, फिर तीसरा पहुंचेगा, फिर चौथा पहुंचेगा, फिर पांचवा. ये पांचों पैकेट जब रिसीवर पे पहुंच जाएंगे, ये पांचों पैकेट कंबाइन होंगे, उसके बाद जाके रिसीवर के पास क्या बन जाएगी? ये पूरी की पूरी फाइल. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटिंग? रूटिंग का मतलब होता है नेटवर्क के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे ट्रांसमिट हो डेटा. तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक नेटवर्क के थ्रू जो भी डेटा जाएगा, वो पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेट? पैकेट का मतलब फाइल जो किसमें ब्रेक हुई? पार्ट्स में. हर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पैकेट. क्लियर है? दिस इज द लास्ट इश्यू, दैट इज रूटिंग. अपडेट कर लो, यहां खत्म होता है आपका टॉपिक, दैट इज नेटवर्क्स. तो लिखो बेटा रूटिंग, डैश जाके लिखो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, it refers to the process of deciding how to communicate data. It refers to the process of deciding how to communicate data. It refers to the process of deciding
हाउ टू कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। It refers to the process of deciding how to communicate data from source to destination. Means source से destination तक डेटा कैसे जाए, कैसे जाएगा? पैकेट्स की फॉर्म में। What is the meaning of packets? Part of a file. तो ये लिखा है routing refers to the process of deciding how to communicate data from source to destination. Full stop. एक लाइन और लिखनी है in this comma, इसमें आपके मॉड्यूल ने लिखा है इन दिस कॉमा डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स। इन दिस कॉमा डेटा इज ट्रांसफर्ड, इन दिस कॉमा डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स। अंडरलाइन द वर्ड डेटा पैकेट्स। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोई फाइल सेंड करते हो इंटरनेट के थ्रू, वो पूरी फाइल एक साथ नहीं जाती, वो फाइल ब्रेक हो जाती है स्मॉल पार्ट्स में। उन स्मॉल पार्ट्स को बोलते हैं पैकेट्स। तो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा सोर्स से डेस्टिनेशन पे। क्लियर है सर? अब वापस से रिकॉल करते हैं। पहला, रेजिलियंस। रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ loss, any kind of error such as loss of data. Second पढ़ा bandwidth, amount of data that can be sent across a network in a given time. तीसरा पढ़ा बेटा contention. Contention is a situation that arises when there is a conflict for some common resource in a network. Fourth पढ़ा बेटा routing. Routing is the process of deciding how to communicate data from source to destination. In this, data is communicated in the form of data packets. क्लियर है सर? यहां खत्म होता है आपका टॉपिक बेटा नेटवर्क। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर। दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं बेटा हम लोगों का, हार्डवेयर और हम लोगों का नेटवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर। टिल देन गुड बाय।